नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, और धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम जो है वो हम बढ़ाते हैं। चलना चाहे कछुए की गति से ही क्यों ना हो, लेकिन चलते रहना जरूरी है। चलना चाहे कछुए की गति से ही क्यों ना पड़े, लेकिन चलते रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चलते रहा नहीं गया हमसे। अगर हम चलते नहीं रहे और रुक गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, और जब मामला गड़बड़ हो जाएगा तो फिर बहुत सारी समस्याएं हमें दिक्कत होगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। कल हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था और एक टॉपिक छोड़ा था कल हमने पेंडिंग, लोकसभा सदस्यों का कार्य क्या होता है। इसको हमने थोड़ा सा जो है वो छोड़ दिया था कल समय अभाव के कारण। तो आज पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम राज्यसभा की जो है शुरुआत करने वाले हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के पास या लोकसभा अध्यक्ष के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास शक्तियां जो है वो ये है कि वह जितने भी लोकसभा की बैठकें हैं उन सारी बैठकों का जो है वो क्या करता है, वह उन सारी बैठकों को व्यवस्थित रूप से अनुशासित तरीके से उनका संचालन करता है। क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि लोकसभा में होने वाली सारी की सारी बैठकें सदन के नियमों के अनुसार हो, अनुशासन के साथ हो और व्यवस्थित तरीके से हो। अगर कोई सदस्य यहां पर अनुशासनहीनता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। अगर वह सदन के नियमों की अवहेलना करता है तो उसे सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। आदेश नहीं मानता है, अगर कोई जिद करता है कि मैं तो ऐसा ही करूंगा और आदेश नहीं मानूंगा, तो ऐसे में सदस्य को निलंबित भी किया जा सकता है। तो अगर कोई सदस्य अनुशासनहीनता करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाता है, नियमों की पालना नहीं करता है, नियमों को अनदेखा करता है, ऐसे सदस्य को पहले निकाला जाएगा सदन से बाहर, उसे बाहर जाने का आदेश दिया जाएगा। अगर फिर भी वह नहीं मानता है तो फिर उसको जो है वो सदन की सदस्यता से उसको निलंबित कर दिया जाता है। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है तब अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है तो पहला क्वेश्चन तो यह बन जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? किसके पास इतनी पावर है बैठक बुलाने की? तो बैठक बुलाने की जो पावर है वो किसके पास है? बैठक बुलाने की जो पावर है वो है किसके पास? लोकसभा के राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऐसे में जो है वो अब बात आ गई कि यहां एक तो हो गए लोकसभा के अध्यक्ष और एक हो गए राज्यसभा के कौन? सभापति। तो दोनों में से अगर संयुक्त बैठक होती है तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यह बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना, अगर दोनों की संयुक्त बैठक होती है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो इन दोनों की संयुक्त बैठक जो है वो उसको अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके बाद देखिएगा, धन विधेयक का निर्धारण करना। ये जो धन विधेयक है, और यहां पर आप लिख सकते हो वित्त विधेयक साथ में ना, धन विधेयक और वित्त विधेयक का निर्धारण करना।
धन विधेयक कौन सा होता है? बहुत सारे बच्चों के यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि धन विधेयक कौन सा होता है और वित्त विधेयक कौन सा होता है। तो धन विधेयक जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद 110 के अकॉर्डिंग होता है और ये जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद 117 के अकॉर्डिंग होता है। धन विधेयक और वित्त, वित्त और धन दोनों शब्द तो एक जैसे ही हैं, दोनों ही किसी न किसी पैसे से जुड़े हुए शब्द हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही पैसे से जुड़े हुए शब्द हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर ढंग से नहीं पढ़ा हो तो फिर दिमाग चकरा जाता है हमारा। तो इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है। हालांकि हमारे टॉपिक तो नहीं है ये धन विधेयक और वित्त विधेयक का, क्योंकि ये आरएस के अंदर आता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, बड़े टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक, सरकार जो विधेयक लेके आई है वो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, यह तय कौन करता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो यह तय करने का कार्य जो है वो किसका है? अध्यक्ष का है। अध्यक्ष तय करेगा कि यह धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। पहला क्वेश्चन कि सदन में, लोकसभा में एक विधेयक आता है, वह धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, यह तय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो वर्तमान में ओम बिरला जी है, कोटा के सांसद। अब इस धन विधेयक और वित्त विधेयक को मैं सीधी सीधी भाषा में अगर समझाता हूं तो ये जो है वो क्या है? वित्त विधेयक है। आरएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वित्त विधेयक है और इस वित्त विधेयक का ही एक पार्ट जो होता है वो होता है धन विधेयक। तो ये कहा जा सकता है, आरएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी वित्त विधेयक, सभी धन विधेयक जो है, सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, रीट में तो नहीं बनेगा लेकिन समझ लो, सभी जो धन विधेयक होते हैं वो तो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो भाई अंतर क्या है? जैसे भारत में कोरोना बढ़ा तो 2020 में एक विधेयक आया जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री के अगुवाई में लोकसभा में एक धन विधेयक लाया गया और उसके अंदर जो है वो सांसदों का जो वेतन था वो कम कर दिया गया था, है ना। धन विधेयक क्या होता है? मैं सीधी सीधी भाषा में समझूंगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके अंदर टैक्स को बढ़ाया जाए, प्लस का अर्थ बढ़ाया जाए, या फिर माइनस का अर्थ घटाया जाए, या फिर इस टैक्स को समाप्त कर दिया जाए। जैसे कोई भी इनकम टैक्स लग रहा है, कोई भी टैक्स लग रहा है, अगर सरकार उसको बढ़ाना चाहती है कि पहले 2% टैक्स था, अब हम इसको 2.5% करना चाहते हैं, तो वो, या पहले 2% टैक्स था अब उसको हम 1.5% करना चाहते हैं, या इस टैक्स को ही हम खत्म करना चाहते हैं, तो यह धन विधेयक के अंदर आता है। आकस्मिक निधि से संबंधित कोई भी मामला हो, है ना, देश के संविधान के अंदर एक आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है, उससे संबंधित अगर कोई मामला है तो वो भी क्या आएगा? वित्त विधेयक के, धन विधेयक के अंदर आएगा। जबकि वित्त विधेयक के इसके अंदर तो केवल क्या होता है? देखो, धन होता है, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर धन के साथ साथ व्यय भी होता है। यानी इसके अंदर तो केवल पैसों की बात की जाती है, आने के सोर्स क्या हो सकते हैं, इसके अंदर प्लस व्यय की भी क्या व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था की जाएगी। तो धन विधेयक के अंदर केवल धन, और वित्त विधेयक के अंदर धन प्लस व्यय दोनों होता है। हमारे रीट के लिए इतना बहुत है, आगे हमें जानने की जरूरत नहीं है। सदन में विपक्षी दल को मान्यता प्रदान करता है। जब भी चुनाव होते हैं तो पक्ष और विपक्ष दो जो है वो पार्ट बनते हैं सदन के। तो पक्ष तो जो जीत गया तो वो तो पक्षी हो ही गया, शासन में हो ही गया। अब विपक्ष बचता है। विपक्ष कौन बनेगा?
यह तय कौन करता है, और किस पार्टी को विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए यह भी कौन तय करता है, अध्यक्ष तय करता है। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है कि कोई पार्टी विपक्षी दल तभी बन सकती है जब वह टोटल मतदान में से 10% सीटें जो है वो प्राप्त करे। 10% सीटें प्राप्त करनी जरूरी है। 250 सीटें हैं तो कम से कम 25 सीटें उसको प्राप्त करनी आवश्यक है। 25 सीटें प्राप्त करेंगे तभी वो धन विधेयक के अंदर जो है वो आएंगे, वरना वो धन विधेयक जो है वो नहीं, वरना वो विपक्षी दल के रूप में नहीं आएंगे। अगली बात, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति भी जो है वो इसी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो ये लोकसभा का जो पार्ट है आपका होता है पूरा। अब हम चर्चा करेंगे राज्यसभा। इतनी देर में आपके कमेंट नहीं देख रहा था, केवल आपके नाम दिख रहे थे मुझे, आप जुड़ते जा रहे थे, नीतू जी, नेहा जी, है ना। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताइए ताकि हम डाउट की चर्चा कर लें। धन विधेयक कौन से सदन में लाया जाता है? तो धन विधेयक के लिए देखिए इसकी पूरी प्रोसेस है। धन विधेयक के लिए, धन विधेयक जो है वो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाया जाएगा। धन विधेयक लाने के लिए सर्वप्रथम जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद जो है इसको लोकसभा में रखेंगे, लोकसभा में पारित होने के बाद इसको राज्यसभा में जाएंगे, और राज्यसभा में जाने के बाद इसको जो है वो अनुमति मिल जाती है राज्यसभा। तो धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है कि हम धन विधेयक लाने वाले हैं, हम धन विधेयक लाने वाले हैं, राष्ट्रपति जी अनुमति दीजिए हमें। अब राष्ट्रपति यहां पर पहले अनुमति दे देता है तो फिर बाद में राष्ट्रपति इसको नकार नहीं सकता है, इसको पुनः जो है वो विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो मैं मानता हूं अब बाकी कोई बच्चा नहीं कमेंट कर रहा है, तो इनका जो हो गया है पूरा। अब हम चर्चा करते हैं, एक बार मैं आपके कमेंट फिर से देखना बंद कर रहा हूं मेरी आंखों से, हालांकि आप एक दूसरे के कमेंट देखते रहोगे। हाँ, आप लड़ते रहो एक दूसरे से, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा। हाथ ऊपर करके पीछे खड़ी हो जा रहा, आगे खड़ी हो जा रहा। 10% बच्चे तो केवल यह तय करने आते हैं कि कौन लड़की है, जिसको मैं कमेंट करके बार बार परेशान कर सकूं, और 2% तो लड़के लड़कियों का नाम लिखे और लड़कियों की फोटो लगा के कमेंट करते हैं। होंगे तो वो कोई मोहन सोहन है ना, और करेंगे क्या, रीना, टीना, मीना, श्वेता, ऐसे नाम लिख देंगे और किसी भी XYZ लड़की की फोटो लगा देंगे। हालांकि अध्यापक को शोभा तो नहीं देता है। हाँ, अगर आप पटवारी पटूरी की कोई तैयारी करता है ना, कोई कांस्टेबल की तैयारी करता तो ठीक है, छोटा टाबर है, मेच्योर को नहीं, ऐसा काम कर भी ले है। लेकिन आप अध्यापक के पद पर ऐसा अगर काम करते हो ना, तो थोड़ा सा शोभा नहीं देता है भैया। बाकी आपकी मर्जी है, स्वतंत्र भारत हो आप, और स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, चाहे वो अभिव्यक्ति हो कैसे ही, अच्छी हो या बुरी हो, वो अपने लिए फायदेमंद हो या ना हो, लेकिन हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, करो अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन हमें आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देखेंगे। अब राज्यसभा की बात करते हैं हम। राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 के अंदर आती है, ठीक है। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में विचार करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 80 हमें किसके बारे में बताता है? राज्यसभा के बारे में बताता है। और राज्यसभा के भी अन्य नाम है, जैसे कि उसको उच्च सदन कहा जाता है, इसको द्वितीय सदन कहा जाता है, इसको वरिष्ठ सदन कहा जाता है, इसको जो है वो राज्यों का सदन कहा जाता है,
और इसको स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा कभी भी विध्वंस नहीं की जाती है, इसको कभी भी अंत नहीं होता है। ये राज्यसभा निरंतर 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 और निरंतर चलती जाती है, ये कभी भी जो है वो भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। सदस्यों की संख्या इसमें 250 अधिकतम हो सकती है, जिसमें से 238 जो होंगे, 238 जो होंगे वो तो आएंगे राज्यों से, और जो 12 होंगे वो आएंगे मनोनीत होकर। वर्तमान में तो 245 ही है, और सर्वाधिक जो आते हैं वो कहां से आते हैं? यूपी से आते हैं, और वो भी कितने? 31। कितने आते हैं यूपी से? यूपी से आते हैं 31। महाराष्ट्र से आते हैं कितने? 19। तमिलनाडु से आते हैं 18। बिहार से आते हैं 16, और पश्चिम बंगाल जहां अभी चुनाव चल रहा है वहां से भी 16 आते हैं। जबकि न्यूनतम की अगर हम चर्चा करते हैं तो न्यूनतम जो आते हैं वो कहां से आते हैं? देखिएगा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, इन सभी राज्यों से एक एक जो है वो कितनी? एक एक सीट जो है वो किसकी है? लोकसभा के, राज्यसभा के लिए आती है। अब कहोगे कि सर क्यों इनके अंदर एक एक सीट क्यों है और यहां यूपी के अंदर 31 क्यों है? जब 31 इसको दे दी तो बेचारों को 2-2 दे देते इनको। इन्होंने क्या अपराध किया है? 2 नहीं दे दे तो 1, यार 1 का क्या है? 2-3 तो होनी चाहिए थी ना। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपके स्टेट की जनसंख्या के आधार पर होगी। स्टेट की जनसंख्या के आधार पर होगी। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा। अब राजस्थान की जो बारी आती है वो कितने में आती है? राजस्थान के अंदर इसके जो केवल मात्र 10 सदस्य हैं। ठीक है, याद रखना ये। आगे चलते हैं। निर्वाचन कैसे होता है इनका? निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली से होता है। जिस प्रकार आपने राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे होता है वैसे ही निर्वाचन इनका होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, गुप्त चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है। इस प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसी प्रणाली से इनका भी चुनाव होता है। चुनाव राज्य व संघों के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही इन चुनाव में भाग ले सकते हैं। याद रखना, बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है यहां पर। लेकिन याद रखना कि मनोनीत जो सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य किसमें भाग नहीं लेते हैं? तो वो राज्यसभा के सदस्यों के लिए भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका कोई चुनाव तो होता नहीं है, डायरेक्ट जनता से चुनाव तो होता नहीं है। इनको तो राज्य और लोकसभा के सदस्य ही निर्वाचित करते हैं। ठीक है, वो मनोनीत करते हैं इनको, सॉरी निर्वाचित करते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो राज्यसभा के राजस्थान से 2003 में एक ही व्यक्ति चुना गया था। अब तक समाज सेवा के क्षेत्र में यह व्यक्ति चुना गया था, नारायण सिंह जी। नारायण सिंह जी को जो है वो मनोनीत किया गया था 2013 के अंदर। और याद रखिएगा, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अनंत कार्यकाल होता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन होने के कारण इसका कार्यकाल जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत काल तक ये चलती रहेगी। जबकि कोई विकट परिस्थितियां आ जाए तो बात अलग है, बाकी ये कभी भी जो है वो विध्वंस इसका नहीं होता है, ये भंग
नहीं होती है। राज्यसभा जो है वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 245 सदस्य हैं, ठीक है, तो इस 245 का 1/10 भाग जो है वो 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद एक चुनाव होगा, वो कितने पर होगा, 1/10 सदस्यों पर होगा। तो हर 2 वर्ष के बाद तो चुनाव होता है, याद रखिएगा, हर 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है और हर 2 वर्ष बाद 1/10 सदस्य जो है वो अपने पद से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इसीलिए ये कभी जो है वो अंत नहीं होता इसका। लोकसभा एक साथ विध्वंस हो जाती है चुनाव हारते ही, लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में केवल 1/10 भाग ही जो है वो रिटायर्ड होता है। अब देखिए, कोई लोकसभा का कोई राज्यसभा का सदस्य सेवा पहले पूर्ण हुए पहले ही, यानी 2 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही कोई त्याग पत्र दे देता है या उसका मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? ऐसे में हम क्या कर सकते हैं बताइए? हाँ, प्रति 1/3 है, सॉरी 1/10 लिख दिया है मैंने यहां पर। प्रति 1/3, 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है वो होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का जो है वो क्या होता है, चुनाव होता है। और 1/3 सदस्य ही जो है वो यहां से क्या हो जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? प्रत्येक 3 वर्ष के बाद। इसके बाद अगर कोई त्याग पत्र दे देता है या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई सदस्य है एक्स और इसने जो है वो 1 वर्ष के बाद इसने क्या दे दिया, इसकी मृत्यु हो गई। तो अब जो चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, वो शेष बचे हुए 1 वर्ष के लिए ही होगा। उपचुनाव में जो नया सदस्य बनेगा वो केवल उसका कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष ही होगा। यानी इसमें मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में अगर उपचुनाव होता है तो शेष समय हेतु ही होता है। यह नहीं कि नया सदस्य बन गया तो वो 5 वर्ष तक बना रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। योग्यता क्या है, तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए इनकी। अधिवेशन या स्तर, वर्ष में कम से कम 2 बार इनका अधिवेशन होना चाहिए और 2 वर्ष के अंदर जो 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वर्ष में 2 अधिवेशन इनके होने चाहिए और 2 अधिवेशन के मध्य दो अधिवेशन के मध्य जो है वो 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 माह से 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष नहीं, प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का जो है वो चुनाव होता है और 1/3 सदस्य अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। भाई देखो, जैसे ये 1/3 सदस्य जो है वो क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इनके स्थान पर नए सदस्य चुनाव के जरिए ही आएंगे ना। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का सेवा मुक्त होना तय है। इसके बाद देखिए क्या आता है, पदाधिकारी कौन होता है। देखिए, सभापति जो होता है और उपसभापति होता है।
जैसे लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति होते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन उपसभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि पदेन सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये तो अपने आप में अलग बात होगी कि सर 5 वर्ष कैसे हो सकता है जबकि लोकसभा 6 वर्ष चलेगी। हाँ, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल, ये जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ही जो है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो वो 6 वर्ष कैसे रह सकता है ना? आगे बढ़ते हैं। उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपसभापति का कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष ही होगा। नोट लगा के कहा गया है कि उपसभापति को राज्यसभा सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। उपसभापति को राज्यसभा सदस्य जो है वो बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। और इसके बाद त्याग पत्र देखिए किसको, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभापति अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, उपसभापति अपना त्याग पत्र देगा सभापति को। ठीक है। जबकि हमने लोकसभा में पढ़ा था कि अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, एक दूसरे को देंगे। जबकि राज्यसभा में सभापति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। जबकि उपसभापति अपना जो इस्तीफा देगा वो सभापति को देगा। प्रथम जो सभापति थे वो एस राधाकृष्णन थे। प्रथम जो उपसभापति थे वो कृष्ण मूर्ति राव थे। वर्तमान में जो सभापति है वो वेंकैया नायडू है। एंड वर्तमान उपसभापति जो है वो हरीश नारायण सिंह जी है। लास्ट स्लाइड देखिए। कार्य व शक्तियां क्या होती है? सभापति का कार्य भी लोकसभा के अध्यक्ष के जैसा का जैसा ही होता है। जैसे लोकसभा का कार्य होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है, वैसे ही राज्यसभा के सभापति के कार्य होते हैं। लेकिन 2 काम इसके अलग होते हैं। और वो 2 काम कौन से हैं? कि राज्यसभा सभापति धन विधेयक का निर्धारण करता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक का निर्धारण करता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति धन विधेयक का निर्धारण नहीं करता है। राज्यसभा सभापति संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता नहीं करता है, अध्यक्षता नहीं करता है, कर दीजिए यहां पर। बस ये हो गया आपका लोकसभा पूर्ण। कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। कल हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। 31 मार्च है कल। 31 मार्च को ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, संसद आपका रीट लेवल 1st और 2nd दोनों का ही, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम 1 अप्रैल से रोज रात 8:30 बजे कक्षा 6 की हमारा राजस्थान पढ़ेंगे, फिर कक्षा 7 की हमारा राजस्थान पढ़ेंगे, फिर कक्षा 8 की हमारा राजस्थान पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन भी, और फिर बाकी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे। सब चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे विधिवत तरीके से। दोनों क्लासेस 8:30 वाली और 10:30 वाली
1 अप्रैल से शुरू करेंगे, तब तक एक क्लास रखेंगे हम। बाकी हम और भी प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कुछ और बेहतरीन से बेहतरीन करने का। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि। और जो इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं वो परिवार के सदस्य जो है वो बन जाइएगा। और टेस्ट सुबह है, उसमें भी आप आ सकते हैं। शुभ रात्रि। धन्यवाद।